हेलो एवरीवन, ये है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2019 का सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा हो, या रेजोनेट हो रहा हो, या मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा हो। तो कार्बोकेटाइन को काफ़ी चीज़ें स्टेबलाइज कर सकती हैं, जिसमें से अगर मैं अभी बात करूँ इन चारों की, तो सबसे ज़्यादा आपको लग रहा हो मे बी जो स्टेबलाइज हो रहा है वो आपको ए ऑप्शन लग रहा होगा, वो बहुत ही सही भी लग रहा होगा। क्योंकि आपके पास ए ऑप्शन में जो फिनाइल रिंग्स हैं वो 3 दे रखी हैं, बी ऑप्शन में आपको 2 दे रखी हैं, और आपको सी और डी ऑप्शन में तो फिनाइल रिंग्स है ही नहीं। और फिनाइल रिंग्स कैन स्टेबलाइज अ कार्बोकेटाइन बेटर देन अ मिथाइल ग्रुप। क्यों? क्योंकि आपके पास जैसे ही आपका फिनाइल रिंग आता है कार्बोकेटाइन के साथ, तो वो उसको स्टेबलाइज कर देता है विद रेजोनेंस, तो उसको स्टेबलाइज कर देता है विद रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। एंड दस आपका जितनी ज़्यादा आपके पास रेजोनेंस होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। और यहाँ पे आपके पास 3 फिनाइल रिंग्स हैं, जिस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उन्होंने बोला कि असाइन दी आर एस कॉन्फिग्रेशन टू दी फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आप जो आर एस कॉन्फिग्रेशन असाइन करनी है, आपने मान लो आर एस कॉन्फिग्रेशन असाइन करनी है, तो आप क्या करो, पहले कार्बन को मार्क करो। ये कार्बन मार्क किया, ये कार्बन मार्क किया। जब प्रायोरिटी असाइन करना शुरू किया तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। फ्लोरीन हैज़ हायर एटॉमिक नंबर देन ऑक्सीजन। मैं ऊपर वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ऑक्सीजन वाले की सेकंड प्रायोरिटी हो गई, और थर्ड प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी? थर्ड प्रायोरिटी आप सोचोगे कि COH की हो जाएगी, क्योंकि कार्बन जो जुड़ा है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। लेकिन इसके नीचे वाला जो कार्बन है वो कार्बन किससे जुड़ा है? वो कार्बन जुड़ा है NC और Cl से जुड़ा है, और Cl का जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा है ऑक्सीजन से, तो नीचे वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। नीचे वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी क्योंकि एटॉमिक नंबर एक बेस होता है हमारी प्रायोरिटी चेक करने को, तो नीचे वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो आपका जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा, मतलब कि आपके पास आंसर आएगा 1 2 3, वो घूम जाएगा ऐसे, और आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो S आएगी। एस कॉन्फ़िगरेशन आएगी, 1 2 3 एस कॉन्फ़िगरेशन आएगी। और आपको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वर्टिकल लाइन पे ही है। तो 2 पे S आ जाएगा। 3 पे क्या आएगा? 3 पे भी चेक कर लेते हैं। 3 पे आएगा आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, सेकंड प्रायोरिटी इसकी, और थर्ड प्रायोरिटी नॉट फॉर CH3 बट फॉर दी अबव वन। तो आपके पास ये क्या आएगा? ये भी आपके पास, ये आपके पास R आ जाएगा, 2S 3R हो जाएगा आपके पास कॉन्फ़िगरेशन, 2S और 3R, यानी कि आंसर C हो जाएगा आपके पास। 2S और 3R हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं थी 3R में, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका वर्टिकल पे है। आगे उन्होंने बोला दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन फॉर दी हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स फॉलोज दी ऑर्डर। जो हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स होता है वो बेसिकली कब कैसे प्रोसीड होता है कि इनिशिएशन रिएक्शन होती है एक आपके पास F2, मान लो मैंने बात करी, तो ये 2F रेडिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब इनिशिएशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास प्रोपोगेशन होता है, जहाँ पे मेरे पास यहाँ पे X2 मान लो, नॉर्मल हैलोजन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल हैलोजन की बात कर रहा हूँ, तो 2X रेडिकल जनरेट होते हैं अगर मैं जनरली बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब X रेडिकल जनरेट हो जाएगा तो वो CH4 के ऊपर, मान लीजिए कि मैं CH4 के ऊपर एल्काइलेशन करवा रहा हूँ, तो CH4 के ऊपर एल्काइलेट करने के लिए क्या करेगा? वो यहाँ से जनरेट करेगा CH3 रेडिकल, और HX निकल जाएगा यहाँ से। उसके बाद CH3 रेडिकल क्या करेगा? फर्दर आपका X2 से कंट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या बना देगा? CH3X बना देगा, और X रेडिकल फिर से जनरेट कर देगा। ये दोनों है प्रोपोगेशन स्टेप, और एक टर्मिनेशन स्टेप होती है। प्रोपोगेशन और इनिशिएशन जो होती है बेसिकली आपकी ज़्यादातर प्रोपोगेशन की जो एनर्जीज होती हैं वो पता लगाती है कितना ज़्यादा रिएक्टिव है मेरा कोई हैलोजन टुवर्ड्स एल्काइलेशन। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा, वो फ्लोरीन होता है, क्योंकि फ्लोरीन इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, इतना ज़्यादा वायलेंट होता है कि वो फाड़ देता है रिएक्शन में, एकदम फट जाता है, बीकर फट जाएगा आपको, ऐसी वाली रिएक्शन हो जाती है। और आयोडीन की एकदम एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, आपको एनर्जी देनी पड़ जाती है कभी कभार। तो ये वाला सीन है। और फ्लोरीन की अगर बात करूँ और आयोडीन की अगर बात करूँ, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, आयोडीन सबसे कम होगा। क्लोरीन और ब्रोमीन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें से क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव रहता है ब्रोमीन से। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जीज दैट कम्स आउट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, उसके बेसिस पे ये सारी की सारी बातें हैं। तो आपके आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी, F2Cl2 Br2 I2 आपके डी ऑप्शन आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला प्रोपीन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन एट 773 केल्विन। प्रोपीन है आपके पास और इसको ट्रीट करवाया क्लोरीन के साथ एट 773 केल्विन। ये इतना, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर आपको बोल रहे हैं कि आप थर्मोलिसिस करो, मतलब कि आप थर्मोलिटिक, आप बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हो अपनी रिएक्शन को, सो दैट कि आपका CL-Cl बॉन्ड ब्रेक हो जाए। और इतनी ज़्यादा हीट पे आपकी हेट्रोलिटिक क्लीवेज नहीं, आपकी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी, आपके 2 Cl के रेडिकल कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। आप होमोलिटिक क्लीवेज 2 तरीके से करवा सकते हो, एक फोटोलिसिस है Cl2HNU के साथ,
या फिर आप करवा सकते हो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देके Cl2 थर्मोलिटिक क्लीवेज करवा सकते हो आप, थर्मोलिसिस आप करवा सकते हो होमोलिटिक क्लीवेज करवाने के लिए। तो 2 Cl रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। अब Cl रेडिकल जो जनरेट हुए हैं ये उस जगह से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे जिस जगह पे सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोटॉन होगा, और प्रोटॉन होगा इस जगह पे सबसे ज़्यादा स्टेबल। मैंने आपको बताया हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स के अंदर क्या होता है, आपका रेडिकल उस जगह पे जनरेट होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो Cl यहाँ पे जाके बाद में लग जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ बन जाएगी। और इसका जब आप नेम करोगे तो आप नेम करोगे 1 2 3 यानी कि 3 क्लोरोप्रोपीन। 3 क्लोरोप्रोपीन आपके पास आंसर आ जाएगा, 3 क्लोरोप्रोपीन आ जाएगा आपके पास आंसर। आगे चलते हैं, उन्होंने बोला रिडक्शन ऑफ विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन मतलब ये एक डबल बॉन्ड है, उसके डबल बॉन्ड के डायरेक्टली कभी भी कोई चीज़ जुड़ी हो तो उसको विनाइलिक ग्रुप कहते हैं। विनाइल के ऊपर क्या जुड़ा है, 3 मेंबर रिंग जुड़ी, मतलब कि 3 डबल एक ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है। तो एसिटाइलिन ग्रुप क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो विनाइल के ऊपर एसिटाइलिन जुड़ा है तो मतलब डबल और ट्रिपल साथ में जुड़े और कुछ नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला कि H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट की आपने प्रेजेंस में इसका काम करवाया है। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या करता है कि एक एल्काइन को एक एल्कीन में बदल देता है, और वो भी सिस एल्कीन में। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या करता है, एक एल्काइन को सिस एल्कीन्स में बदलता है। तो आपके पास बेसिकली क्या होगा, ये बदल जाएगा एक डबल बॉन्ड के अंदर, जहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल गया, होता सिस में है लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो आप कुछ कह नहीं सकते हो, सब्स्टिट्यूएंट सेम है आपके पास। तो आप क्या कहोगे कि आपके पास जो जनरेट हुआ है वो ब्यूटा 1,3 डाइन जनरेट हो गया है, ब्यूटा 1,3 डाइन जनरेट हो गया आपके पास, ब्यूटा 1,3 डाइन जनरेट हो गया आपके पास विनाइल एसिटाइलिन से, विनाइल एसिटाइलिन से। अगर मैं देखूं आगे तो उन्होंने बोला ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का ट्रीटमेंट करवा रहे हो इथाइल ब्रोमाइड के साथ, ETBr के साथ, ETBr के साथ। ETBr को अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्या होता है, CH3CH2Br इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3। तो क्या जनरेट होगा, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। AlBr3 एक लुईस एसिड है, Br को निकाल लेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा देगा आफ्टर फॉर्मिंग अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हेयर, और आपके पास क्या बन जाएगा, डायरेक्टली CH2CH3 जाकर अटैच हो जाएगा बेंजीन से, डूइंग फ्रीडल क्राफ्ट व्हाट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा देगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन कोई हद ही नहीं कहने की, 2019 के पेपर में आया हुआ है रिसेंटली। उसके बाद उन्होंने बोला SN2 रिएक्शंस इन एल्काइल हैलाइड्स फॉलो व्हाट, SN2 रिएक्शंस इन एल्काइल हैलाइड फॉलो व्हाट। तो SN2 रिएक्शंस जो होती हैं, जो SN2 रिएक्शंस होती हैं वो बेसिकली सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं। क्यों, क्योंकि जो आपकी SN2 रिएक्शन होती है उसका जो रेट होता है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन योर सबस्ट्रेट पे भी और आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी, दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये इसका 1 रेस्ट पावर 2 यानी कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है ये, क्योंकि एक कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों साथ देते हैं। तो आपके पास से क्या हो गई, ये एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो गई। उसके बाद ये रिएक्शन तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, 2009 से लेकर 2019 तक आ चुके हैं और हमने बहुत बार इस रिएक्शन को पढ़ा है। ये कौन सी रिएक्शन है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड यूज़ हो रहा है। हम देखते ही बता सकते हैं कि ये मीरविन पॉइंट ऑफ वार्ले रिडक्शन है। अगर इसके रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूँ तो वो ओपन और ऑक्सीडेशन होती है। सामने जाने वाली रिएक्शन मीरविन पॉइंट ऑफ वार्ले रिडक्शन होती है आपके पास, सामने जाने वाली मीरविन पॉइंट ऑफ वार्ले रिडक्शन होती है आपके पास। अगर मीरविन पॉइंट ऑफ वार्ले रिडक्शन है तो हमने इसको डी ऑप्शन पे टिक कर दिया है, डी ऑप्शन पे टिक कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, उन्होंने बोला हाइड्रोलिसिस ऑफ क्यूमीन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद डाइल्यूट H2SO4 गिव्स व्हाट। आपके पास क्यूमीन दे दिया। क्यूमीन क्या होता है आपके पास, जब आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाते हो दैट इज क्यूमीन, ये क्यूमीन है, दिस इज क्यूमीन। अगर आप इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हो, मतलब कि बेसिकली आप ऑक्सीडेशन करवाते हो इसकी, तो ऑक्सीडेशन करवाने पे क्या होता है, आपके पास जनरेट हो जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, आपके पास जनरेट हो जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड OOH, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जनरेट हो जाता है। और जैसे ही मैं इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करवा के इसकी हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ तो आपके पास एसीटोन अलग हो जाता है, एसीटोन अलग हो जाता है, और आपके पास क्या होता है, आपके पास फिनॉल अलग हो जाता है। तो फिनॉल और एसीटोन दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे बनती हैं। ये फिनॉल की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है जो फिनॉल के चैप्टर की प्रिपरेशन में पढ़ी जाती है। तो फिनॉल और एसीटोन, बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक हो गया, बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक हो चुका है। आगे उन्होंने बोला कि अमाइड है CH3CH2CONS2, कन्वर्ट करना आपने अमीन में, तो आप कौन सा रिएजेंट यूज़ करोगे। हमने अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करने के लिए हॉफमैन कर्टियस लॉसन रीअरेंजमेंट देखी है, और डायरेक्टली यहाँ पे अमाइड है, मतलब कि आपने कर्टियस और लॉसन में अमाइड नहीं देखा है लेकिन अमाइडिक टाइप देखा है, जाइड देखा है, या फिर आपने अमाइड के सब्स्टिट्यूटेड वर्जन देखे हैं।
अमाइड टू अमीन सिर्फ एक रिएक्शन में देगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। हॉफमैन ब्रोमोमाइड हमने इस बारे में भी बात कर रखी है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड के बारे में भी हमने बात कर रखी है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड जो रिएक्शन होती है वो बेसिकली होती है Br2KOH की प्रेजेंस में, Br2KOH Br2NOH की प्रेजेंस में। जैसे आपने यूज़ किया CH3CONH2, जैसे आप इसको ट्रीट करवाओगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ, NaOH भी यूज़ कर सकते हो, तो आप क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2 बन जाएगा। और हमने इसकी मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कशन करी हुई है, पहले अपने मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कस करी हुई है पिछले पेपर्स में हमने। इन्होंने दिया 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बना दिया मैंने, प्रोपेनोइक एसिड बना देता हूँ, डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये प्रोपेनोइक एसिड बन गया। 2 पे ब्रोमो लगाया, इन्होंने कहा अल्कोहलिक QH से ट्रीट करवाओ इसको। अल्कोहलिक QH क्या करता है, एलिमिनेशन परफॉर्म करता है, डीहाइड्रो हैलोजनेशन करता है। तो क्या करेगा, इसका H को पकड़ के ऐसे खींच देगा और ये Br बाहर निकल जाएगा टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड, टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और डबल बॉन्ड जो बनेगा वो आपका इधर बन जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा, डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा। अब ये इस चीज़ का नाम है एक्रिलिक एसिड, इस चीज़ का नाम है एक्रिलिक एसिड। बच्चों ने बहुत गलतियां करी, एक्रिलिक एसिड यहाँ पे टिक कर दिया, लेकिन इसके बाद ये भी लिखा है, इसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस भी करी है, इसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस भी करी है। और अगर आपने हाइड्रोलिसिस करी है इसके बाद, अगर आपने इसके बाद हाइड्रोलिसिस करी है, तो हाइड्रोलिसिस करने पे जो बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो OH में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली आप इसकी जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे H+H2 की प्रेजेंस में, तो OH लग जाएगा आपके डबल बॉन्ड वाली जगह पे, एंड आपका जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा अब 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा। A ऑप्शन आपके पास बन जाएगा, आपके पास A ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला हाउ मेनी सिग्नल्स आर एक्सपेक्टेड इन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ N प्रोपाइल ब्रोमाइड। N प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ आपने जब रिएक्शन करवाई है तो आपके पास कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे। N प्रोपाइल ब्रोमाइड क्या होता है आपके पास, ये हो गया N प्रोपाइल ब्रोमाइड, आपके पास 3 कार्बन है और आपके पास ब्रोमीन आ गया है। इन तीनों कार्बन का एक एक सिग्नल आएगा A B C का, क्योंकि तीनों का एनवायरमेंट डिफरेंट है, और इन तीनों का एक एक ही सिग्नल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे, 3 नंबर ऑफ सिग्नल्स हो जाएंगे आपके पास, 3 नंबर ऑफ सिग्नल्स हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आप इसको ऐसे भी देखो CH3CH2CH2Br, तो आपको दिखेगा कि इसका और इसका तीनों का एनवायरमेंट डिफरेंट है, तो इन तीनों के एक एक सिग्नल आना चाहिए, 3 सिग्नल टोटल आने चाहिए यहाँ पे, 3 सिग्नल टोटल आने चाहिए यहाँ पे। अब देखो उन्होंने फिर से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है IR स्पेक्ट्रा के अंदर। तो आपको पता है 1700 के करीब होती है, तो ये सारी की सारी तो वाहियात हैं एकदम ही, ये सारी की सारी तो वाहियात हैं। इन्होंने एसिटोफिनोन के अंदर पूछा है, एसिटोफिनोन के अंदर तो भी कितनी गिर जाएगी, 1700 के करीब होती है, आपके पास 1690 तक पहुंच सकती है। लेकिन ये तो बहुत ही वाहियात आंसर्स हो जाएंगे, ये तो बहुत ही वाहियात आंसर्स हो जाएंगे। तो आपके पास D ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही, D ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। हमने पहले भी बातें करी हैं इसकी, पहले भी हमने बातें करी हैं इसकी पिछले एग्जाम्स में। तो उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट। अगर आपने एनायनिक कैटायनिक और डिटर्जेंट देखनी है तो आप बस इस चीज़ को फॉलो करिए, इस चीज़ को फॉलो करिए। जब भी आपके पास कैटायनिक डिटर्जेंट आएगा तो वो हमेशा अमोनियम को कंटेन करेगा, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट होगा उसका कोई ना कोई। जब आप बात करोगे एनायनिक की तो उसके अंदर या तो फॉस्फेट्स या तो सल्फेट्स या तो सल्फोनेट्स होंगे, फॉस्फेट सल्फेट्स या सल्फोनेट्स होंगे उसके अंदर एनायनिक के अंदर। कैटायनिक के अंदर अमोनियम होगा, इस बात का ध्यान रखना। एम्फोटायरिक के अंदर बीटेन्स होते हैं, ऑक्सीजन फॉस्फोरस दोनों होते हैं। और आपके पास सिलेबस में इतना ही है एम्फोटेरिक तक। तो बेसिकली जो आपके पास बनना चाहिए यहाँ पे, बेसिकली जो बनना चाहिए उन्होंने बोला कि कैटायनिक कौन सा होगा, कैटायनिक कौन सा होता है जहाँ पे अमोनियम होता है। अमोनियम किसमें, ऊपर सिटाइल ट्राइइथाइल अमोनियम क्लोराइड, तो आपके पास ए ऑप्शन आ जाएगा जो कि कैटायनिक डिटर्जेंट होगा। इस बात का ध्यान रखना, कैटायनिक डिटर्जेंट कौन सा होगा, अमोनियम वाला पार्ट। सल्फेट्स वाले एनायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं, सल्फेट्स वाले एनायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं। और आपके पास अब क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ नैफ्थलीन विद CrO3 इन CH3COH। आप अच्छा, आपको ये वाली रिएक्शन कभी आपने मे भी पढ़ी ना हो, तो आपके पास नैफ्थलीन है, नैफ्थलीन की जब आपने ऑक्सीडेशन करवाई इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 और CH3COH, तो क्या होता है, एक ही रिंग ऑक्सीडाइज हो पाएगी, एक ही रिंग, क्योंकि ये CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तोड़ दे। KMnO4 तो होता तो तोड़ देता, हॉट KMnO4 तो रिंग को तोड़ देता, लेकिन ये तोड़ नहीं पाएगा, ये सिर्फ ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन एक ही रिंग को। और कौन सी रिंग होगी, कोई भी एक रिंग हो सकती है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल टाइप ही हैं। तो मैं राइट साइड वाली रिंग को ऑक्सीडाइज कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास दोनों जगहों पे। इसको हम बोलते हैं 1,4 नैफ्थाक्विनोन। क्या बोलते हैं, 1,4 नैफ्थाक्विनोन बोलते हैं इसको, 1,4 नैफ्थाक्विनोन। आपसे कभी कोई पूछ ले
आपसे कभी कोई पूछ ले कि अगर आपने यही रिएक्शन अगर आपने एंथ्रासीन में करानी होती तब कौन सी रिंग ऑक्सीडाइज होती, अगर आपने एंथ्रासीन के अंदर ये रिएक्शन करवानी होती तो कौन सी रिंग ऑक्सीडाइज होती, मुझे बताओ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो एंथ्रासीन के अंदर जो रिंग ऑक्सीडाइज होगी वो बेसिकली आपकी मिडल वाली रिंग होगी, क्योंकि वही सबसे प्रोन होती है। नैफ्थलीन में तो कोई भी हो सकती है, एंथ्रासीन में मिडल वाली होगी, फिनांथ्रालीन में भी मिडल वाली होगी जो ऑक्सीडाइज होगी। आगे उन्होंने बोला ग्लूकोज रिएक्ट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स टू फॉर्म एन ओजाजोन। ओजाजोन भी ग्लूकोज के कहीं ना कहीं ओपन चेन स्ट्रक्चर को डिटेक्शन में काम आया था, और फ्रक्टोज और मैनोज भी ये रिएक्शन शो करते हैं जो आपका ग्लूकोज शो कर रहा है ये वाला। ये जो रिएक्शन होती है ये तब होती है जब आप ग्लूकोज यूज़ करते हो, जब आप ग्लूकोज यूज़ करते हो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। क्या है फिनाइल, ये क्या है फिनाइल और हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ जब आप ये यूज़ करते हो तो आपके पास ये चीज़ बनती है, दिस इज़ कॉल्ड ओजाजोन। ओजाजोन है ये, ओजाजोन। ये कहीं ना कहीं हेल्प किया था इसने हमारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को नापने के लिए। तो हम क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, फिनाइल हाइड्रोजीन यूज़ करते हैं हम टू फॉर्म ओजाजोन फ्रॉम ग्लूकोज। ये रिएक्शन फ्रक्टोज भी शो करता है, ये रिएक्शन मैनोज भी शो करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको पेपर में आने के बिल्कुल चांसेस हैं। उसके बाद उसने बोला ट्रांसफर ऑफ एक्सेस एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल इन एनवायरनमेंट ऑल एट वंस इज कॉल्ड एज व्हाट। आपके पास मान लीजिए कि कोई एक मतलब कि वैसे तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फोटो केमिस्ट्री का, लेकिन यहाँ पे आ गया है तो एक्सप्लेन कर देते हैं। उन्होंने बोला एक मॉलिक्यूल था, वो एक्साइट हो गया और वो चला गया किसी एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अब उसके अंदर कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसके अंदर। अब वो एनर्जी क्या चाहता है, ये मॉलिक्यूल मान लो ए था, अब ए क्या चाहता है कि ए अपनी बी को एनर्जी दे दे, बी कुछ है, बी को एनर्जी दे दे और बी एक्साइट हो जाए और ए वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाए। तो ये प्रोसेस जब अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे मॉलिक्यूल को ताकि दूसरा मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाए, तो क्या बोलेंगे अब इस प्रोसेस को, हम इस प्रोसेस को बोलेंगे फोटोसेंसिटाइजेशन। फोटोसेंसिटाइजेशन होता है जब आप क्या करते हो, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हो ताकि दूसरा वाला एक्साइट हो जाए, आप वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाओ। तो ये अब क्या दे रखा है, शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड व्हाट। आपके पास जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी लेते हो आप, तो मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास एल्कीन था, तो एल्कीन मान लीजिए अगर 200 नैनोमीटर पे अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्यूटाडाइन कितने पे करेगा, ब्यूटाडाइन 230 नैनोमीटर पे करेगा एब्जॉर्ब। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये जस्ट एक रफ एग्जांपल है। तो मतलब कॉन्जुगेशन ने उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू को बढ़ा दिया है। जब लैम्डा मैक्स किसी चीज़ की वजह से बढ़ जाता है, एक ऑक्सोक्रोम की वजह से, कॉन्जुगेशन की वजह से, किसी चीज़ की वजह से बढ़ जाता है, तो लैम्डा मैक्स बढ़ने पे हम कहते हैं कि आपके पास रेड शिफ्ट हुई है। और लैम्डा मैक्स जब डिक्रीज कर जाता है, तो हम कहते हैं कि आपके पास ब्लू शिफ्ट हुई है। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन योर एब्जॉर्बेंस एंड लैम्डा, तो आपके पास आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, पीक्स को लैम्डा, आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो कि अगर आप किसी चीज़ की वजह से लैम्डा को इंक्रीज करवा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट, और अगर आप किसी वजह से डिक्रीज करवा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ब्लू शिफ्ट। अगर आप किसी वजह से इंटेंसिटी को इंक्रीज करवा रहे हो तो आप उसको बोलते हो हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, और किसी वजह से इंटेंसिटी को डिक्रीज करवा रहे हो तो यू कॉल दैट एज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। सिग्नल की बात कर रहा हूँ मैं, सिग्नल के अंदर जो काम होता है। जो यहाँ पे रेड शिफ्ट है, उस रेड शिफ्ट का नाम असल में ये भी होता है, रेड शिफ्ट का नाम होता है बाथोक्रोमिक शिफ्ट। बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है किसका नाम, रेड शिफ्ट का नाम। और आपके पास जो ब्लू शिफ्ट होती है उसका नाम होता है हिप्सोक्रोमिक। हिप्सोक्रोमिक होता है आपकी ब्लू शिफ्ट का नाम। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि शिफ्टिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, मतलब कि लेफ्ट साइड, ब्लू शिफ्ट की साइड उसने बोला है कि अगर आप करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक। तो लैम्डा मैक्स की किसी वजह से वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो वो रेड शिफ्ट यानी कि बाथोक्रोमिक शिफ्ट होती है, नहीं तो वो हिप्सोक्रोमिक होती है अगर वो लेफ्ट की साइड लोअर की तरफ चली जाए। उन्होंने बोला पायरोल अंडर कैटालिटिक रिडक्शन विद पीडी प्रोड्यूसेस व्हाट। कैटालिटिक रिडक्शन क्या होती है, जब आप हाइड्रोजन को यूज़ करते हो इन प्रेजेंस ऑफ अ मेटल तो कैटालिटिक रिडक्शन होती है। अगर मैं पायरोल ले रहा हूँ यहाँ पे, ये पायरोल है आपका, पायरोल के ऊपर मैंने H2PD ट्रीट करवाया, H2PD।
ये इसको रिड्यूस ऐसे करेगा कि सारे डबल बॉन्ड्स को यहाँ से हटा देगा, सारे डबल बॉन्ड्स को यहाँ से हटा देगा। इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का जो नाम होता है वो होता है पायरोलोडीन। पायरोलोडीन होता है इसका नाम। क्या होता है? पायरोलोडीन होता है, क्योंकि बाकी सारे स्ट्रक्चर्स तो वैसे भी नहीं बन सकते। पायरोल से यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट क्विनोलिन, क्विनोलिन नहीं बना सकते हो आप। क्विनोलिन के अंदर तो दो दो 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। पिपरिडीन भी नहीं बन सकता है, पिपरिडीन तो पीरियडीन के बाद कैटालिटिक रिडक्शन के बाद बनता है। 2 फिनाइल पैराजोल भी नहीं बन सकता, फिनाइल कहाँ से आ गया? तो ये आपके पास आंसर हो गया, पायरोलोडीन हो गया आपके पास आंसर, सी ऑप्शन हो गया आपके पास। उसके बाद उसने बोला कि वुडवर्ड फिशर रूल्स के अकॉर्डिंग आप लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालो। वुडवर्ड फिशर जो रूल्स होते हैं उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने होमो या हेटेरो एंडोडाइन को मार्क कर देते हैं। मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप अपने अल्काइल या रिंग रेसिड्यूज को मार्क करते हैं। तो मैं यहाँ से शुरू होता हूँ, इधर वो कोई लगा है तो हाँ इधर एक लगा है, इसके बाद चलते हैं, इसके बाद चलते हैं, इधर चलते हैं तो इधर 2 लगे हैं। तो मतलब आप चेन की तरफ चलते रहो और देखोगे कितने एक्स्ट्रा ग्रुप्स लगे हैं उससे अटैच्ड। तो 3 लगे हैं। तो आपके पास पहली बात तो ये होमो एनोलाडाइन है, होमो एनोलाडाइन है। और फिर आपके पास क्या है, रिंग रेसिड्यूज कितने हैं? 3 रिंग रेसिड्यूज हैं। तो होमो एनोलाडाइन की जो वेवलेंथ होती है दैट इज अराउंड 253 नैनोमीटर, और एक रिंग रेसिड्यूज की 5 होती है, मतलब 15 नैनोमीटर। उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या कोई कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन तो मेरे को यहाँ कोई दिख नहीं रही एक्सटेंडेड। तो मेरे पास और क्या है, मेरे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। क्या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि आपके पास कोई रिंग है और रिंग के जस्ट बाहर कोई डबल बॉन्ड लगा है। कोई भी रिंग हो, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, कोई रिंग के जस्ट बाहर डबल बॉन्ड लगा है। तो इस रिंग को अगर मैं देखूं तो इसके बाहर कोई डबल बॉन्ड नहीं लगा, लेकिन इस रिंग के लिए स्पेसिफिकली ये डबल बॉन्ड इसके बाहर लगा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 नैनोमीटर कंट्रीब्यूट करता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5 + 15 20 और 20 + 253 यानी कि 273 वैल्यू आ जाएगी इसकी। 273 वैल्यू आ जाएगी। कितनी? 273 आ जाएगी। ठीक है। 4 चीज़ें तो देखनी होती हैं आपने। एक होमो हेटेरोएनोलाडाइन देखना होता है, उसका रिंग रेसिड्यू या अल्काइल चेन देखना होता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखना होता है और कॉन्जुगेशन देखनी होती है। बस ये 4 चीज़ें देखनी होती हैं आपने कभी भी आप वुडवर्ड फिशर लगाओ तो। आगे उन्होंने बोला डिग्रेडेशन ऑफ एल्कोलॉइड्स कैन बी डन बाय द फॉलोइंग। एल्कोलॉइड्स कुछ मैन मेड तो नहीं ना, वैसे नेचुरल आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है। एल्कोलॉइड्स को चेक करने के लिए कि उनका स्ट्रक्चर कैसे, हम उनका डिग्रेडेशन करते हैं। जब उनको तोड़ते हैं हम और चेक करते हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जब जोड़ेंगे हम तो कैसा बनेगा। तो डिग्रेडेशन ऑफ एल्कोलॉइड्स को चेक करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। ये उनमें से कुछ मेथड्स हैं, इसके अंदर एक है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन मेथड, एक है एमडेज, एक है वॉन ब्रॉन्स ऑक्सीडेशन, जिंक डिस्टिलेशन, एल्काइल फ्यूजन और डिहाइड्रोजनेशन। ये आपके एल्कोलॉइड्स को चेक करने के लिए कि एल्कोलॉइड्स को कैसे क्या उनका स्ट्रक्चर है, बेसिकली वो यूज़ होते हैं। तो एमडेज मेथड इनमें से एक है जो आपका डिग्रेडेशन ऑफ एल्कोलॉइड्स में यूज़ होता है। एमडेज मेथड यूज़ होता है। उसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि आप सोडियम अमलगम लेके आते हो, और सोडियम अमलगम से ये बॉन्ड्स को ब्रेक करवा देते हो जो नाइट्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं। उनको ब्रेक करवाने के बाद आप चेक करते हो कि इसका एनएमआर और इसका, मतलब कि दोनों का आप चेक कर, दोनों का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हो और आप फिर पॉइंट ऑफ कनेक्शन देखते हो कि कहाँ से कनेक्शन हो सकते हैं इन दोनों का। ठीक है। आगे बोला कि व्हेन आइडोफोम क्या होता है? आइडोफोम होता है आपके पास जब आप CH3 नॉर्मली इज आइडोफोम, जो आप आइडोफोम रिएक्शन से बनाते हो CH3। इसको जब आप सिल्वर पाउडर से ट्रीट करवाओगे, सिल्वर पाउडर से, तो आपके पास क्या बनेगा वो कह रहा है। जो सिल्वर होता है इसकी हैलाइड को एक्सेप्ट करने की पावर बहुत तगड़ी होती है, तो CH3 से ये 3 Ag आके सारे के सारे I को पकड़ लेंगे। लेकिन फिर अगर CH ने 3 बॉन्ड खो दिए, अगर 3 इलेक्ट्रॉन जैसे खो दिए मान लो, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक और CH3 को पकड़ना पड़ेगा। उसको पकड़ने के बाद इसको 6 Ag लेके आने पड़ेंगे और यहाँ से भी तीनों आयोडीन को लेके जाना पड़ेगा ताकि ये 6 AgI बना ले। जैसे ये 6 AgI बनेगा तो ये तीनों के तीनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और ये CH1 बन जाएगा, यानी कि इथाइन बन जाएगा। ये भी एक 12th क्लास की हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर की रिएक्शन है, 12th क्लास में आती है। उन्होंने बोला इथाइल क्लोरोफॉर्मेट ऑन ट्रीटमेंट विद CH3 MgBr फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट विच इज अनस्टेबल एंड गिव्स व्हाट?
इथाइल क्लोरोफॉर्मेट कौन सा होता है? पहली बात तो इथाइल पहले लगा और एंड में 8 लगा, मतलब एस्टेरिक ग्रुप है, तो पहले इथाइल लगा दो आप, उसके बाद आप ऑक्सीजन लगा दो, फिर आप, क्योंकि एस्टेरिक ग्रुप था तो ये लगा दिया हमने। दूसरी जगह पे क्लोरो लगाओ तो इथाइल क्लोरोफॉर्मेट, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट आ गया आपके पास। उन्होंने बोला ऑन ट्रीटमेंट विद CH3 MgBr, CH3 MgBr से आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, CH3 MgBr से, तो आपके पास कोई एडिशन प्रोडक्ट बनेगा विच इज़ अनस्टेबल एंड गिव्स वर्ड, मतलब वो ऐड होगा और ऐड होते ही कुछ अनस्टेबल होगा तो कुछ दे देगा वो। तो CH3 MgBr में नेगेटिवली पोर्शन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा? CO नेगेटिव, आपके पास CH3 और आपके पास OC2H5। जब ये वापस आएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है तो वापस आएगा, उन्होंने बोला कुछ और देता है, अनस्टेबल है तो वापस आएगा, और वापस आने पे कौन सा ग्रुप लीव होगा? OC2H5 या फिर Cl। तो Cl इज अ फार बेटर लीविंग ग्रुप देन OC2H5। अगर आपने कभी भी किसी चीज़ की लीविंग ग्रुप टेंडेंसी देखनी है तो उसका एसिड बना दो। Cl का एसिड क्या होता है? HCl। C2H5 का क्या होता है? C2H5OH। दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? HCl। दोनों में से ज़्यादा एसिडिक HCl है, तो HCl वाला जो Cl होगा दैट विल बी अ बेटर लीविंग ग्रुप। ये एक ट्रिक है सोचने की। अल्कोहल तो बहुत पुअर एसिड्स होते हैं, HCl तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो Cl इज़ अ फार बेटर लीविंग ग्रुप देन आपका अल्कोहलिक टाइप जो ये एल्कोक्साइड आयन है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O OC2H5 और आपके पास CH3। ये किससे मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है आपके C ऑप्शन से मैच कर रहा है, बिल्कुल C ऑप्शन से मैच कर रहा है आपके, C ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका, बिल्कुल। इसके बाद क्या दे रखा है? फॉर एन टर्मिनल रेसिड्यूज यूजिंग सेंगर्स मेथड द पेप्टाइड इज इनिशियली ट्रीटेड विद। एन टर्मिनल रेसिड्यूज का मतलब कि आपके पास जब आप अमीनो एसिड्स लेते हो, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन, अमीनो एसिड्स से जब प्रोटीन बनते हैं तो बेसिकली आपके पास एक साइड कार्बन टर्मिनल होती है, एक साइड एन टर्मिनल होती है। आप क्या करते हो डिटेक्ट करने के लिए कि मेरे पास कौन कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है प्रोटीन के अंदर, तो आप एन साइड से या सी साइड से शुरू हो जाते हो और आप उन एक अमीनो एसिड को एक बार निकालते हो ताकि आप पता लगा सको कौन कौन से अमीनो एसिड थे उसके अंदर। तो एन टर्मिनल रेसिड्यू मतलब कि एंड साइड से आप शुरू हो रहे हो, एन टर्मिनल साइड से आप शुरू हो रहे हो। सेंगर्स मेथड एक मेथड है कि आप पता लगा सकते हो अमीनो एसिड कौन कौन से प्रेजेंट है। तो आप सेंगर्स मेथड में करते क्या हो, आप ये एक प्रोटीन ले लेते हो। ये जो प्रोटीन है ये एन टर्मिनल है, यहाँ से एन टर्मिनल आप देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट कराएंगे DNFB से। DNFB क्या होता है आपके पास? डाइनाइट्रोफिनाइल बेंजीन, हाँ यही हो गया ना, डाइनाइट्रोफिनाइल बेंजीन से आप ट्रीट कराओगे DNFB से। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एज सच रिएक्शन होगी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद क्या होगा, ये वाला जो रेड वाला पार्ट है, मतलब कि एक अमीनो एसिड है उसको लेके निकल लेगा, ये एक अमीनो एसिड को लेके निकल लेगा, और जैसे ही लेके निकलेगा उसको, तो आपके पास सैंगर्स मेथड काम करना शुरू कर देगा कि आप एक बार अमीनो एसिड को निकाल के पहचान पा रहे हो। तो बेसिकली आप यूज़ क्या करते हो इसके अंदर, आप यूज़ करते हो डाइनाइट्रोफिनाइल और डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन का यूज़ करते हो आप, ताकि आप पता लगा सको सैंगर्स मेथड के अंदर, तो इसी के साथ 2019 के भी क्वेश्चन खत्म होते हैं PUCET के। तो हम अगली बार मिलेंगे जब 2021 का भी पेपर आ जाएगा, तो उसके बाद मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।